हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं शासन व्यवस्था में मांझी परगना शासन व्यवस्था को। इससे पहले दो शासन व्यवस्था को अपलोड कर दिया गया है, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, इन दोनों ही शासन व्यवस्था को आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से आपका जीरो से हीरो बनने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। जीरो से आप हीरो बन सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप झारखंड में कर रहे हैं उसके लिए आपको सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे झारखंड जी के, ठीक है, झारखंड जी के करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन झारखंड का सभी चीज़ों को कवर करवाया जा रहा है। और जहाँ पे भी झारखंड पेपर आपको पूछा जाएगा वहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मांझी परगना शासन व्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले यह शासन व्यवस्था किसकी है? तो ये शासन व्यवस्था बेसिकली संथाल जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। किसकी? संथाल जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। ठीक है, संथाल शासन भारत की जो संथाल जनजाति है, सॉरी यहाँ पे शासन लिख किया, जनजाति जो है जाति, संथाल जनजाति भारत की तीसरी और झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, भारत की तीसरी। तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली और दूसरी आपको गोंड और भील दिख जाएंगे, गोंड और भील। ठीक है, ये दो जनजातियां हैं और ये दोनों कहाँ हैं? तो एमपी में आप इसको देख सकते हैं, गोंड और भील को। ठीक है, और तीसरे नंबर पे है संथाल जनजाति जो कि झारखंड में सर्वाधिक है, झारखंड में पहले स्थान पर है और भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति से ही है और ये भारत में तीसरे नंबर पर है। शासन जनसंख्या में ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और आगे हम देखें संथालों ने अपनी शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया है। इनकी जो शासन व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ये सौरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया है। सौरिया पहाड़ी जनजातियों की जो राजनीतिक शासन व्यवस्था थी अत्यंत लोकतांत्रिक थी, इसलिए संथाल जनजाति ने इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए कि ये किससे प्रभावित है या किससे ग्रहण किया गया है संथालियों का शासन व्यवस्था को, तो सौरिया पहाड़िया इसका जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मांझी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान जो होता है उसको लोबीर सेंद्रा कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायिक संस्थान जिसको जहाँ पे सारे न्यायिक और प्रशासनिक कार्य होते हैं उसको लोबीर सेंद्रा कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है लोबीर सेंद्रा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक एग्जाम के लिए, तो आप लोग अच्छे से इसको देख के कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी क्या है? तो प्रत्येक गांव में पंचायत होती है जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। प्रत्येक गांव में पंचायत होती है। ठीक है, खुद से जो शासन व्यवस्था चलती है वो खुद से परिवार से चलती है। परिवार के ऊपर गांव है, परिवार के ऊपर गांव है, गांव के ऊपर आप बोल सकते हैं जिला है, जिला के ऊपर राज्य है, इस तरह से चलता है। तो प्रत्येक गांव में एक पंचायत है, पंचायत का प्रधान कौन है? तो मांझी है। ठीक है, गांव के शासन व्यवस्था के संचालन है तो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त है मांझी को। प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो मांझी को। यह जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है, मांझी करता है ना। जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े या आदि के समस्याओं का समाधान करता है मांझी। ठीक है, हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। हत्या का मामला को छोड़कर बाकी सभी मामलों को देखता है गांव स्तर पर मांझी। ठीक है, हत्या मामले में आपका सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। मांझी लगान वसूलना, विवाहित संबंधी सभी अधिकारों प्राप्त हैं, विवाह संबंध स्थापित करवाना, इन सभी का काम किसका है? तो मांझी का। ठीक है, लगान भी गांव का वही वसूलता है और विवाह भी एक दूसरे का वही सेट करवाता है। इस तरह से विवाह संबंधी कार्यों का भी प्रभार उन्हीं पर है। ठीक है, अगला प्रशासन है प्रमाणिक या प्राणिक। प्रमाणिक या प्रणिक कौन है? तो मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन करने के लिए प्रमाणिक या प्राणिक को रखा गया है।
इसे उपमांझी भी कहा जा सकता है। ठीक है, उपमांझी भी कहा जा सकता है किसको, प्रमाणिक या प्राणिक को। ठीक है, ये मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संचालित करता है। अगला है जोग मांझी। जोग मांझी क्या है, तो शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करता है, मांझी का सहायक है। ठीक है, प्रमाणिक या प्राणिक जो है वो मांझी की अनुपस्थिति में कार्य करता है और उसको उपमांझी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जोग मांझी क्या है, तो मांझी की सहायता करने के लिए जोग मांझी को रखा गया है, मांझी की सहायता करने के लिए जोग मांझी को रखा गया है। ठीक है, यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देता है। जोग मांझी जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देता है। जोग मांझी विवाह संबंधित मामलों को सुलझाने का भी कार्य है जोग मांझी का, है ना, विवाह संबंधी को सुलझाने का भी काम है। अब जोग प्राणिक या प्रमाणिक आपने पढ़ लिया, वो मांझी का अनुपस्थिति में कार्य करता है, उसको उपमांझी कहते हैं। यहाँ पे जोग मांझी आपने पढ़ लिया। जोग प्राणिक क्या है, तो जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों को संचालन करता है। जोग मांझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक उसके दायित्वों को संचालन करता है, इसको जोग प्राणिक कहते हैं, इसको जोग प्राणिक कहते हैं। जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन करता है जोग प्राणिक। ठीक है, अगला है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा क्या है, तो झगड़ों के निपटारा में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उसे भगदो प्रजा कहते हैं। झगड़ों के निपटारे के लिए गांव के वरिष्ठों के सलाह मशवरा किया जाता है, वरिष्ठ लोगों का विचार विमर्श होता है, उसको क्या कहते हैं, तो भगदो प्रजा कहते हैं। ठीक है, भगदो प्रजा कहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो गांव के होते हैं उनको भगदो प्रजा कहते हैं। अगला है प्रगणित या नायक। प्रगणित कौन होता है, तो 15 से 20 गाँवों को मिलाकर जो पंचायत बनती है उसको प्रगणा कहा जाता है, और जिसका प्रधान होता है प्रगणित या नायक। ठीक है, 15 से 20 गाँवों को मिलाकर प्रगणा बनाया जाता है और जिसका प्रधान होता है प्रगणित या नायक। क्लियर। देश मांझी कौन होता है, तो प्रगणित का सहायक। देश मांझी कौन होता है, प्रगणित का सहायक होता है और 5 से 8 गाँव का प्रमुख होता है। इसे मोड़े मांझी भी कहा जाता है, इसे मोड़े मांझी भी कहा जाता है। किसे, देश मांझी को मोड़े मांझी भी कहा जाता है। और ये 5 से 10 गाँवों का प्रमुख होता है, प्रगणित का सहायक होता है। जिन मामलों को मांझी नहीं सुलझा पाता उसे देश मांझी के पास भेजा जाता है, और उसको देश मांझी भी नहीं सुलझा पाता तो उसको सुलझाने के लिए प्रगणित के पास भेजा जाता है। ये सीक्वेंस चलता है कि मांझी ने जिस मामले को नहीं सुलझाया वो देश मांझी के पास जाएगा, देश मांझी के पास। ठीक है, अब इसने भी उस मामले को नहीं सुलझा पाया तो अब प्रगणित के पास जाएगा। किसके पास, प्रगणित के पास। तो ये गांव से सर्वाधिक हेड कौन है, तो प्रगणित है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठता है। अगला दिशोम परगना या सरदार। दिशोम परगना या सरदार कौन है, तो लगभग 70 से 80 गाँव को मिलाकर पंचायत गठित होता है। इसके प्रमुख को दिशोम परगना या सरदार कहा जाता है। इस पर पूरे इलाके का दायित्व होता है। ठीक है, ये राज्य है दिशोम परगना, जो कि 70-80 गाँव को मिलाकर पंचायत गठित करता है। इसका प्रमुख कौन होता है, दिशोम परगना या सरदार। इस पर पूरे इलाके का दायित्व होता है। इस व्यवस्था का सर्वोच्च अंग कौन है, तो दिशोम परगना। ठीक है, दिशोम परगना 70 से 80 गाँव का हेड सर्वोच्च अंग है। ठीक है, गुड़ायत या गुड़ैत क्या है, तो ये मांझी का सचिव संदेशवाहक की भूमिका में होता है। गुड़ैत या गुड़ैत क्या है, तो ये मांझी के सर्वोच्च सचिव संदेशवाहक की भूमिका में होता है और इसको पंचायत या अन्य आयोजनों की सूचना का आदेश लोगों तक पहुंचाने का कार्य होता है और जरूरत पड़ने पर लोगों को एकत्रित करता भी गुड़ैत ही है और परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी जुटाता है गुड़ैत। ठीक है, ये पोस्टमैन की तरह काम करता है। लाशें टंगाई क्या है, तो ये इस पर गांव का रक्षा का दायित्व होता है। लाशें टंगाई पर गांव का रक्षा का दायित्व होता है और यह बाहरी हमलों में गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसी में चौकीदार मांझी के आदेश, एक चौकीदार भी होता है जो मांझी के आदेशों को पर किसी वांछित को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत करने वाला चौकीदार कहलाता है। ठीक है, इसी में चौकीदार भी एक होता है। अगला है नायक गांव का धार्मिक प्रधान होता है। इसे धार्मिक आयोजनों
और धार्मिक अपराध संबंधी फैसले लेने का अधिकार होता है। नायक धार्मिक प्रधान होता है। कुड़ाम नायक, अब नायक तो धार्मिक प्रधान है, तो कुड़ाम नायक क्या है, तो यह उपनायक है। ठीक है, यहाँ पे उप की व्यवस्था बहुत की गई है। उप मांझी है, उप आपका जोग मांझी है। ठीक है, तो ये कुड़ाम नायक क्या है, तो उपनायक है, ये भांति काम करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ करता है। गांव के अंदर नायक के पूजा पाठ करता है और गांव के बाहर कुड़ाम नायक के पूजा पाठ करता है। ठीक है, और दोनों कुड़ाम नायके का उप नायक की भांति काम करता है। सेंद्रा बेसी क्या है, तो सेंद्रा बेसी संथाल जनजाति का शिकार परिषद है। सेंद्रा बेसी शिकार परिषद है संथाल जनजाति का। अब यहाँ पे कुछ दंड के प्रावधान भी किए गए हैं, तो दंड के प्रावधान क्या हैं, तो एक है बिटलाहा इसका सबसे कड़ा दंड है और यह कब दिया जाता है, तो यौन अपराधों के लिए दोषी पाने पर यह सज़ा दी जाती है और दोषी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस सज़ा का अर्थ है कि उसे अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है और इस सज़ा को माफ़ करने का भी प्रावधान है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो इसके लिए दोषी को क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देना पड़ता है। ठीक है, इसमें पूरे गांव को जाति भोज देना पड़ता है और ये जो है वो प्रशासनिक दखल के बाद से बिटलाहा का जो सज़ा है वो एकदम ना के बराबर है। प्रशासनिक दखल इसमें आ गई है। एक है करेला दंड क्या है, तो ये सबसे हल्का दंड है। ये संथाल जनजाति का सबसे हल्का फीका दंड यही है। इसमें 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। जैसी सज़ा होती है वैसी जुर्माना लगती है। अगर बिल्कुल हल्का रद्दी सज़ा है तो उसको 5 रुपये का जुर्माना देकर छुड़वा लिया जाता है। ठीक है, अगला अन्य जानकारी इसके बारे में हम देखें, संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में अन्य जानकारी देखें तो जो भगदो प्रजा को छोड़कर शासन व्यवस्था के से संबंधित सारे पद धारकों को भूमि प्रदान की जाती है। भगदो प्रजा क्या है, तो भगदो प्रजा गांव का वरिष्ठ नागरिक है जिसका काम क्या होता है, तो वहाँ पर हुए अपराधों का विचार विमर्श करके सजा का निवारण करना होता है भगदो प्रजा का। इसीलिए इसको सरकारी जमीनें या भूमि मुफ्त में भूमि नहीं मिलती है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये गांव का ही नागरिक होता है और इसका काम सिर्फ होता है विचार विमर्श करना। अधिकारियों का चयन माघ सीम के अवसर पर किया जाता है। अधिकारियों का चयन कब किया जाता है, तो माघ सीम के अवसर पर किया जाता है। और मांझी परगना शासन व्यवस्था को यूल रूल द्वारा 1856 के आधार पर कानूनी दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगर मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाए कि इसे कानूनी दर्जा प्राप्त है क्या, तो जी हाँ, ये यूल रूल द्वारा 1856 में कानूनी दर्जा प्राप्त कर चुका है। ठीक है, और ये कानूनी रूप से लीगल है मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, मैंने इसे फास्ट रिवीजन करवाने का प्रयास किया, एक भी पॉइंट बिना छोड़े हुए यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने लेकर आपको डिटेल में बताने का प्रयास की हूँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है और डेली कुछ ना कुछ नया सीखने और नया करने का हौसला मिलता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे द 5 मिनट शो स्टार्ट किया गया है, द 5 मिनट शो। इसमें आपको एक न्यूज़ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर ही आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए उतनी सारी इन्फॉर्मेशन 5 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। तो आप उस वीडियो को भी अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर दिसोम गुरु को भारत रत्न मरणोपरांत भारत रत्न की डिमांड की जा रही है। इसके लिए पैदल पथ यात्रा स्टार्ट हुआ था, जिसका मैंने पूरा डिटेल जानकारी आपको वीडियो पर अपलोड कर दिया है और जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।